एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 9 सिविक्स का चैप्टर व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। तो इस चैप्टर में हम डेमोक्रेसी के मीनिंग, उसके एडवांटेजेस, डिफरेंशिएशन बिटवीन डेमोक्रेटिक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड बेसिकली बहुत डिटेल में डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। तो व्हाट इज डेमोक्रेसी मतलब क्या है डेमोक्रेसी, एंड व्हाई डेमोक्रेसी मतलब हमें क्या ज़रूरत है डेमोक्रेसी की। एंड आज के समय पर जितनी भी कंट्रीज़ हमारे वर्ल्ड में होती हैं, हर कोई कंट्री ये चाहती है कि मैं बाहर से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट दिखाई दूँ, यानी कि हर कोई मुझे ज़्यादा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जाने। बट कुछ ऐसी भी कंट्रीज़ है जो बाहर से दिखाती है डेमोक्रेसी और अंदर से करप्ट रूलर्स होते हैं जो जो देश होता है उसको करप्ट कर रहे होते हैं। तो ये सब आज हम पढ़ेंगे दैट बेसिकली ऐसी कौन सी कंट्री है जिसको हम डेमोक्रेटिक बोल सकते हैं और कौन सी है जिसको हम नॉन डेमोक्रेटिक कहेंगे। तो बहुत कुछ इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है डेमोक्रेसी है क्या, फिर हम उसके फीचर्स जानेंगे। ठीक है, पहले फीचर्स जानेंगे, फिर उसकी डेफिनेशन देखेंगे और डेफिनेशन जिन वर्ड से बन रही है उन पर डिस्कशन करेंगे। एंड लास्टली आप लोग जो हो डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में बहुत अच्छे तरीके से फ़र्क पहचान पाओगे। तो पहला पॉइंट है आपका 1.1 व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। तो यहाँ पे सिंपल आपको ये बता रखा है दैट अभी जितना हम लोग पढ़े हैं 6, 7, 8 में हमने फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा, तो हमें 2 फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट पता चल गई। एक कौन सी होती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जो कौन सी होती है रूल बाय द पीपल, जिसमें लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ करते हैं। जैसे कि इंडिया में होता है, हम इंडियंस को तो डेमोक्रेसी पता है ना, हर साल बाद हमारी कंट्री में इलेक्शन होते हैं, हमारे रूलर्स जो हैं हम उन्हें चूज़ करते हैं और फिर वो हमें रूल करते हैं 5 सालों तक। फिर दोबारा इलेक्शन होते हैं, फिर दोबारा हम रूलर्स चूज़ करते हैं, फिर वो हमें रूल करते हैं। तो ये डेमोक्रेसी होती है। तो क्या सिर्फ यही है डेमोक्रेसी, मतलब बस इतना हमें पता है तो वाई आर वी स्टडिंग द चैप्टर? नो, ये बस एक लिटरल मीनिंग है डेमोक्रेसी का, दैट लोग जाके वोट डाल रहे हैं और चूज़ कर रहे हैं। और भी बहुत कुछ होता है जो हमें पढ़ना है, तो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। दूसरी होती है नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। आपको पता है इसमें मोनार्की और डिक्टेटरशिप, जो सारे करप्ट रूल होते हैं या बहुत डोमिनेटिक रूल आप कह सकते हो, वो आ जाते हैं। डेमोक्रेसी में कौन कौन से आते हैं हमारे, रूल बाय द पीपल, एंड नॉन डेमोक्रेटिक में मोनार्की, डिक्टेटरशिप, सो मैनी आते हैं जो नॉन डेमोक्रेटिक में आ जाते हैं। तो यहाँ पे अब आपको एक छोटी सी कॉन्वर्जेशन दे रखी है दैट यूजुअली बच्चे स्किप कर देते हैं, बट आई थिंक यू शुड नॉट स्किप दिस। ऊपर से एक बार देख लेते हैं। तो ये बच्ची मेरी है, ये कहती है अपनी मैम को कि दैट मैम मुझे समझ में नहीं आ रहा है दैट हम इतना टाइम डेमोक्रेसी का पहले एक फीचर देखे फिर डेफिनेशन देखे, इसमें क्यों वेस्ट करें, डायरेक्टली डेफिनेशन को हम लर्न कर लेते हैं, उससे हमें डेमोक्रेसी समझ में आ जाएगी। तो मैम एग्जांपल देती है कह के कि डेली लाइफ में हम काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, जस्ट लाइक पेन, पेंसिल, कप, इतनी सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं। तो क्या हम उसके यूज़ के ऊपर ध्यान देते हैं, उसकी डेफिनेशन के ऊपर? जस्ट लाइक दिस पेन, ये पेन क्या काम करता है, ये मार्क कर देता है, बोर्ड पर लिख देता है। तो मेरे लिए क्या मतलब है, मुझे पेन की डेफिनेशन से कोई मतलब नहीं, मेरे को क्या है कि ये पेन अच्छे से काम करना चाहिए, ये बोर्ड पर लिखे, मार्क कर दे सब कुछ। तो ये पेन के फीचर्स हैं, मैं इस पर ध्यान दे रही हूँ, पेन की डेफिनेशन पे ध्यान नहीं दे रही हूँ। तो इसलिए मैम कहती है कि सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए डेमोक्रेसी के हम फीचर्स जाने दैट एक्चुअली में डेमोक्रेसी है क्या। तो फिर ये बच्ची कहती है देन व्हाई डू वी नीड अ डेफिनेशन एट ऑल। बिल्कुल हमारे जैसी क्यूरियोसिटी वाली ये बच्ची है कि भाई आप ये कह दिया कि फीचर्स इंपॉर्टेंट है तो व्हाई डू वी नीड अ डेफिनेशन, डेफिनेशन की जरूरत ही क्या है। तो मैम एक और एग्जाम्पल देती हैं, मैम कहती है डेफिनेशन की जरूरत हमें किसी डिफिकल्ट सर्कमस्टांस पे पड़ती है, और इसका एग्जाम्पल वो रेन और ड्रिजल और फ्लड से देती है। कहती है कि बाढ़ भी आती है और बूंदाबांदी भी होती है, दोनों ही क्या है, बादलों से पानी गिर रहा है, बट बूंदाबांदी डिस्ट्रक्शन नहीं करती है, बट बाढ़ जो है डिस्ट्रक्शन कर देती है। तो ऐसे समय में जब हमें डिस्टिंग्विश करना हो बिटवीन बाढ़ एंड बूंदाबांदी, तो हमें डेफिनेशन की जरूरत पड़ती है। फ्लड की अलग डेफिनेशन है और बूंदाबांदी यानी ड्रिजल की अलग डेफिनेशन है। तो डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस क्या है, हमारे पास प्योर डेफिनेशन होनी चाहिए। अब एक बच्ची आती है कहती है मैम हमें डेफिनेशन पे वर्क करने की जरूरत नहीं है। बच्चा आता है, आई थिंक तो रिबैंग नाम है इसका, बच्चा कहता है मैम हमें डेफिनेशन पर वर्क करने की जरूरत नहीं है। अब्राहम लिंकन जी जो है ना यूएसए के प्रेसिडेंट थे, जो उन्होंने हमें डेफिनेशन दे दी थी डेमोक्रेसी की। डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। हम मेघालय के लोगों को पता है ये, और हम खुद को रूल खुद कर रहे हैं, तो फिर हमें डेफिनेशन पता है। आप चैप्टर मत पढ़ाओ हमारे को, हमें पता है, अब्राहम लिंकन ने बता दिया था। तो दिस इज द 1 मार्कर एमसीक्यू क्वेश्चन, हु सेड दिस, डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। ओके, तो मैम इनकी कहती हैं ठीक है भाई मैं मानती हूँ अब्राहम लिंकन ने बहुत बेहतरीन डेफिनेशन हमें दे दी है, बट स्टिल हमें किसी की बातों पे से ब्लाइंडली भरोसा नहीं कर देना चाहिए। अगर आपको मैं कह रही हूँ ये पेन बहुत अच्छा है, तो तुम्हें मेरी बात पे भरोसा नहीं करना चाहिए जब तक तुम खुद इस पेन से लिख के आना। देखो मे बी तुम्हें जो है मोटी वाला जो पेन होता है उससे लिखना पसंद ना हो, मे बी तुम पतली निब के पेन से लिखते हो, तो इट डजंट मीन दैट तुम किसी और की बात मान लो। हमें खुद सोचना चाहिए डेमोक्रेसी की डेफिनेशन के बारे में। अब एक लड़की खड़ी होती है और वो कहती है मैम इतना ना सोचने की ज़रूरत ही नहीं है,
डेमोक्रेसी जो है ना ये एक ग्रीक वर्ड से बना है। इंग्लिश के जितने भी हमारे वर्ड्स होते हैं वो ग्रीक या लैटिन वर्ड से ही आए हैं। तो वो कहते हैं डेमोक्रेसी एक ग्रीक वर्ड से बना है जिसका नाम मतलब है डेमोक्रेटिया, और डेमोक्रेटिया में डेमोस रेफर करता है पीपल को और क्रेटिया मतलब होता है रूल। तो भाई ये बन गए 2 MCQ क्वेश्चन। दैट्स वाई आई सेड यू कि हमें इस टॉपिक को मिस नहीं करना है, बिकॉज आपकी बुक की हर एक लाइन से साल MCQ आएगा, तो ईच एंड एवरी लाइन इज इंपॉर्टेंट। तो ये बच्ची योलांडा कहती है कि मैम हमें पता है डेमोक्रेसी मतलब क्या है, इसके जो वर्ड का मीनिंग है डेमोक्राटिया यही बता रहे हैं हमारे को कि डेमोस मतलब पीपल और क्राटिया मतलब रूल, मतलब डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, रूल बाय द पीपल। तो इसलिए हमें इतना को डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे मैम एक और एग्जांपल देती है। मैम कहती है कंप्यूटर आता है तुम्हारे घर में, कंप्यूटर होगा तुम्हारे घर में, कंप्यूटर लैब में कंप्यूटर होता है। तो मैम कहते हैं कंप्यूटर का मतलब होता है कैलकुलेशंस करने वाला डिवाइस। बट क्या आज के समय पे, आज के ज़माने में क्या हम कंप्यूटर से सिर्फ कैलकुलेशन करते हो? हम कहोगे नो दीदी, हम तो ऑनलाइन क्लास लेते हैं कंप्यूटर से, हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, हम PUBG खेलते हैं, हम लाइव करते हैं, हम लोग मज़े करते हैं कंप्यूटर पे, हम लोग अपने नोट्स बनाते हैं कंप्यूटर पे, ऑनलाइन क्लास लेते हैं, हम बहुत कुछ करते हैं कंप्यूटर पे। बट यूजुअली कंप्यूटर का मतलब क्या है, कैलकुलेशन वाला डिवाइस। तो क्या किसी वर्ड का मीनिंग जानने से प्रॉपर हमें पता चल जाता है उसके बारे में? नहीं। तो क्या खाली डेमोक्रेसी का मतलब जानने से, रूल बाय द पीपल, आपको ईच एंड एवरी एस्पेक्ट पता चल गया डेमोक्रेसी का? नहीं। तो फाइनली ये मेरी बच्ची जिसने क्वेश्चन करा था ये समझ जाती है, कहती है मैम वी हैव टू थिंक अबाउट एवरीथिंग, आई हैव अंडरस्टूड। तो अब डिटेल में हम भी चैप्टर पढ़ते हैं और ये बच्चे भी डिटेल में चैप्टर को पढ़ेंगे। लेट्स कम टू द कोर ऑफ द चैप्टर। तो यहाँ पे हमारा पहला टॉपिक आता है अ सिंपल डेफिनेशन। तो देखो ये जो डेमोक्रेसी की एक सिंपल सी डेफिनेशन है वो हमें बहुत हेल्प करती है डिस्टिंग्विश करने में डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को, है ना। हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा, 2 टाइप की गवर्नमेंट होती है, डेमोक्रेटिक, नॉन गवर्नमेंट। तो हमारे पास एक सिंपल बेसिक डेफिनेशन है डेमोक्रेसी की। क्या है वो डेफिनेशन? ये डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। तो ये हमारे पास एक सिंपल डेफिनेशन है डेमोक्रेसी की और ये हमारी बहुत हेल्प करती है डिस्टिंग्विश करने में बिटवीन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। यहाँ पे हमें कुछ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे कि म्यांमार में जो है आर्मी रूलर जो हैं वही पूरे देश को चलाते हैं, वही सारे बिग डिसीजन लेते हैं, पीपल का कोई उसमें हक नहीं है, ना ही वहाँ पे कुछ इलेक्शन टाइप होते हैं। तो इसीलिए म्यांमार क्या हो गई, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो गई। तो विद द हेल्प ऑफ दिस डेफिनेशन हमने पता लगा लिया म्यांमार नॉन डेमोक्रेटिक है। प्लस चिली जो एक देश है, वहाँ के लीडर है पिनोशे, वो जो है वो भी अनडेमोक्रेटिक कंट्री है उनकी, वो वहाँ पे डिक्टेटर टाइप रूल कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी पीपल का कोई से नहीं है, लोगों का कोई हक नहीं है कंट्री की लीडरशिप में। तो ये भी क्या हो गया, हमारी नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल दे रखे हैं सऊदी अरेबिया का, ये भी एक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, इट इज़ अ मोनार्की। यहाँ पे जो है किंग को और प्रिंस जो होते हैं उनको राइट मिलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर बर्थ, वो जो है आगे कंट्री को रूल करें। तो ये नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज है। तो यहाँ अगर आप कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे आपको ये बताया है दैट डेमोक्रेसी की जो एक सिंपल डेफिनेशन है, ये सिंपल डेफिनेशन डेमोक्रेसी की हमारी मदद कर रही है, हमारी हेल्प कर रही है डिस्टिंग्विश करने में बिटवीन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो यहाँ से देखकर आपको ये समझ में आ रहा है डेमोक्रेसी वो गवर्नमेंट है जिसमें रूल बाय द पीपल होता है। और 3 एग्जाम्पल आपको नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के मिल गए जो 1 मार्कर्स के लिए आपको याद रखने हैं। बट लेट्स गो डीप डाउन। आगे हमें ये बताया दैट देखो खाली रूल बाय द पीपल को, रूल बाय द पीपल मतलब इलेक्शन हो रहे कंट्री में, खाली ये कह देने से कि इलेक्शन हो रहे हैं कंट्री में हम ये नहीं कह सकते कि कंट्री डेमोक्रेसी। वाई? बिकॉज अभी आगे आप पाकिस्तान का केस पढ़ोगे जब जनरल परवेज मुशर्रफ ने खुद को वहाँ का जो है चीफ एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट जो था घोषित कर दिया था। उस समय पे पाकिस्तान में इलेक्शन होते थे बट फिर भी उस समय में पाकिस्तान को नॉन डेमोक्रेटिक बोला जाता था। भाई जब इलेक्शन हो रहे हैं फिर क्यों नॉन डेमोक्रेटिक कह रहे हैं? तो इसीलिए ये सिंपल डेफिनेशन हमारी हेल्प करती है डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को डिस्टिंग्विश करने में, बट सब बातें नहीं बताती। यही मैंने आपको कहा था कि कुछ कंट्रीज़ जो हैं दिखाती हैं कि हम डेमोक्रेटिक हैं, इलेक्शंस करवाती हैं अपनी कंट्री में, लोगों को हक देती हैं इलेक्शंस लीडर्स को चूज़ करने का, बट जो है करप्ट रूल तब भी चल रहा होता है। तो इसलिए डेमोक्रेसी एक बहुत ही आप कह सकते हो डीप कॉन्सेप्ट है जिसको हमें समझना है। तो ये जो हमारी सिंपल डेफिनेशन है इसने हमारा साथ दिया, बस हमारी हेल्प करी, बस वहीं तक करी जब तक हमें डिस्टिंग्विश करना था बिटवीन डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में एग्जाम्पल में आप इंडिया लिख सकते हो और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के 3 एग्जाम्पल आपको मिल गए, म्यांमार, दूसरा कौन सा चिली और तीसरा कौन सा है ये सऊदी अरेबिया। ठीक है,
लेट्स कंटिन्यू अपना टॉपिक 1.2 फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो यहाँ पे फिर से हमें डेमोक्रेसी की डेफिनेशन हेल्प करेगी। तो डेमोक्रेसी की सिंपल डेफिनेशन दैट वी नो इज क्या है, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। यानी ये ऐसी गवर्नमेंट जिसमें रूलर जो हैं वो पीपल के द्वारा इलेक्ट हो रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, भाई रूलर इलेक्ट हो रहे हैं तो वो कौन से रूलर हैं, हु इज़ द रूलर, किसे जो है हम रूलर बनाने के लिए अपने जो है वोट डालेंगे। और जब वो रूलर बन भी जाएंगे तो उन्हें क्या काम करना है। जैसे हमारी कंट्री है, हमारी कंट्री में MPs होते हैं, MLAs होते हैं, पार्लियामेंट है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, उनको हम वोट डालते हैं। एंड इवन वी आर हैविंग कौन, IAS IPS ऑफिसर्स जो हमारी कंट्री को रूल ज़रूर करते हैं, वो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करते हैं, बट हम उनको वोट नहीं डालते हैं। वो तो कोई टेस्ट पास करके, जो UPSC एंड ऑल दैट टेस्ट होते हैं वो पास करके हमारे जो लीडर्स हैं वो बनते हैं। तो ये सब हम पढ़ेंगे दैट रूलर कौन होंगे, किसको वोट डालना है हमारे को, एंड क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए एक रूलर बनने के लिए। नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ द इलेक्शन, इलेक्शन कैसे होंगे। देखो कई कंट्रीज ऐसी होती है अनफेयर मीन्स में इलेक्शन होते हैं, यानी कि फेक वोट्स डल जाते हैं, इलेक्शन कंडक्ट भी हो रहे हैं बट बिल्कुल ही अनफेयर तरीके से इलेक्शन कंडक्ट हो रहे हैं। तो क्या ऐसी कंट्री को भी हम डेमोक्रेटिक कहेंगे। नेक्स्ट, हु आर द पीपल, किसे राइट मिलना चाहिए वोट डालने का। पीपल तो एक छोटा बच्चा भी है 2 साल का, और एक 12 साल का बच्चा भी है, और एक क्रिमिनल भी पीपल है, और एक एडल्ट भी पीपल है। किसके पास राइट हो वोट डालने का, कि एक ज़माना था वुमेन के पास राइट नहीं था वोट डालने का, तो वो भी तो पीपल थी, क्यों नहीं था उनके पास, ये समझना है हमें। एंड द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि जब गवर्नमेंट बन गई तो गवर्नमेंट कैसा रूल करेगी, अपनी मर्जी से जो करना है वो करेगी, या कुछ जो है रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट पे भी होंगे रूल करने के लिए। एंड जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, वो सब सिटीजन्स को मिलने चाहिए या नहीं, यानी कि डेमोक्रेसी में फंडामेंटल राइट्स मिलने चाहिए या नहीं, ये सब हम फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी में पढ़ेंगे। दैट हमारा रूलर कौन होगा, कैसा होगा, इलेक्शन कैसे होंगे, बिकॉज यू नो कुछ कंट्रीज ऐसे इलेक्शन होते हैं बट फिर भी डेमोक्रेटिक नहीं, आगे हम पढ़ेंगे मैक्सिको के केस में, ठीक है। नेक्स्ट, पीपल कौन होंगे, किसे मिले राइट टू वोट। जैसे हमारे यहाँ क्या है, अबव द एज ऑफ 18 हमें राइट टू वोट मिल जाता है। अभी तुम छोटे बच्चे हो, तुम नहीं डालते हो वोट, मैं डालती हूँ बिकॉज मैं 18 से ऊपर हूँ, ठीक है। तो वी आर द पीपल, मैं वो पीपल हूँ जो वोट डाल सकते हैं। तुम 18+ होगे, तुम भी डालोगे। और गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए, ये सब अब हमें डिटेल में पढ़ना है इन द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो अब आगे ओके गाइस, तो अब हमें डिटेल डिस्कशन करना है ऑन डेमोक्रेसी, दैट अगर डेमोक्रेसी है तो उसमें किस टाइप के रूलर्स होने चाहिए, किस टाइप से इलेक्शन होने चाहिए, एंड जब इलेक्शन हो तो एक इंसान को जो है उसकी वोटिंग मिलनी चाहिए या नहीं, यानी कि 1 पीपल 1 वोट होना चाहिए, या ऐसा हो कि किसी कम्युनिटी के लोगों का वोट की वैल्यू ज़्यादा हो, किसी की कम हो। सो मेनी थिंग्स विद एग्जाम्पल ऑफ सो मेनी कंट्रीज वी विल स्टडी हेयर, एंड तब हमें लिटरल मीनिंग, जो एग्जैक्ट मीनिंग है डेमोक्रेसी का, कैसे चलना चाहिए डेमोक्रेसी को, सब कुछ समझ में आएगा। तो पहला आपको बता रखा है मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स। इसका मतलब क्या है कि देखो डेमोक्रेसी उसे बोला जाएगा जिसमें मेजर डिसीजन जो है कंट्री के वो इलेक्टेड लीडर्स लेंगे, ठीक है, वो इलेक्टेड लीडर्स लेंगे। और कौन से इलेक्टेड लीडर्स लेंगे, जो जनता ने इलेक्ट करके भेजे। सपोज करो ये कंट्री ए है, इस कंट्री ए में इलेक्शन हुए, ठीक है, और यहाँ की पार्लियामेंट बनी, ठीक है, पार्लियामेंट बनी है, इन लोगों ने चूज़ करके अपने लीडर्स भेजे हैं। तो भाई ये वाले जो लीडर्स जो जनता ने चूज़ करके भेजे, जिन्हें हमने अपनी मर्जी से, हमने इन्हें वोट डाला, अच्छा ठीक है, हम चाहते हैं ये हमारे को रूल करे, तो जो जनता के द्वारा चुने गए लीडर्स हैं, जब वो मेजर डिसीजन लेंगे कंट्री के, तब होती है डेमोक्रेसी। ओके, अगर कोई और, जैसे कि एक पार्लियामेंट है, उसमें जनता के द्वारा चुने गए लीडर्स भी हैं, बट जो डिसीजन है वो कोई मिलिट्री का लीडर ले रहा है, तो वो डेमोक्रेसी नहीं कहेंगे हम उसको। वाई, बिकॉज भाई जिन लोगों को हमने खुद को रूल करने के लिए चूज़ करा है उनको तो कोई पावर मिल ही नहीं रही है, वो तो कोई डिसीजन ले ही नहीं रहा है, डिसीजन तो मिलिट्री का लीडर ले रहा है जिसको जनता ने चूज़ नहीं करा है। तो ये जो चीज़ है अभी हम पाकिस्तान के एग्जाम्पल से समझने वाले हैं। तो देखो पाकिस्तान में जो है, आपने कभी जनरल परवेज़ मुशर्रफ का नाम सुना होगा, नहीं सुना है तो कोई बात नहीं। पाकिस्तान के अंदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो है मिलिट्री कूप कर देते हैं अक्टूबर 1999 में, ठीक है, 1999 में अक्टूबर में जो है मिलिट्री कूप कर देते हैं जनरल परवेज़ मुशर्रफ। और मिलिट्री कूप मतलब क्या होता है कि ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जब मिलिट्री के लीडर जो है मिलके इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटा देते हैं, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को हटा देते हैं और खुद अपने हाथ में देश की कमान संभाल लेते हैं। इसको आप एक तरीके से तख्ता पलट भी कह सकते हो। मतलब क्या कि जो एक्चुअली में लीडर्स लीड कर रहे हैं कंट्री को, जिनको डेमोक्रेसी से चूज़ करा गया है, जिनको पीपल ने इलेक्ट करा, उन्हें हटा दिया और कोई मिलिट्री का लीडर आके कह रहा है कि मैं पूरी कंट्री को संभालूंगा। दिस
दिस इज नोन एज अ मिलिट्री कूप। तो जनरल परवेज मुशर्रफ मिलिट्री कूप करते हैं अक्टूबर 1999 में, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, और खुद को पाकिस्तान का चीफ एग्जीक्यूटिव घोषित कर देते हैं कि मैं हूँ पाकिस्तान का चीफ एग्जीक्यूटिव, यानी कि सबसे पावरफुल लीडर जिसकी पूरी चलने वाली है देश में। अब क्या होता है, कुछ समय बाद खुद को जो है वो प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर देते हैं। नाउ आफ्टर डिक्लेयरिंग हिम द प्रेसिडेंट, वो क्या करते हैं 2002 के अंदर एक रेफरेंडम करवाते हैं। व्हाट इज अ रेफरेंडम? एक तरीके से जैसे इलेक्शन होते हैं ना, मिनी इलेक्शन, मतलब आपके लोग, इट्स काइंड ऑफ इलेक्शन ओनली, जिसमें जो देश के लोग हैं, जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान के लोगों से राय मांगी गई, वोट डाला, राय मांगी गई कि क्या परवेज मुशर्रफ को एज अ प्रेसिडेंट आगे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं। 2002 में ये रेफरेंडम करवाया, और उस रेफरेंडम के रिजल्ट में ये आया कि पाकिस्तान की जनता ये चाहती है कि यस, परवेज मुशर्रफ को कंटिन्यू करना चाहिए, और परवेज मुशर्रफ 2002 के बाद जो है अपना टाइम पीरियड 5 साल के लिए बढ़ा देते हैं और प्रेसिडेंट बन जाते हैं पाकिस्तान की। तो अभी तो तुम्हें देख के ऊपर ऊपर से लग रहा होगा ठीक है, रेफरेंडम हुआ, लोगों ने जाके वोट डाला, यस परवेज मुशर्रफ शुड रूल पाकिस्तान। बट जो है हमें बाद में पता चला दैट ये जो रेफरेंडम हुआ था, इट वॉज बेस्ड ऑन मैल प्रैक्टिसेस। मैल प्रैक्टिसेस मतलब कि इसमें इट वॉज बेस्ड ऑन मैल प्रैक्टिसेस एंड फ्रॉड। मैल प्रैक्टिसेस एंड फ्रॉड मतलब कि जब वोटिंग डली थी उस समय में जो है फ्री एंड फेयर नहीं, अनफेयर तरीक़ों से जो है वोट डलवाए गए होंगे। पोलिंग बूथ्स को कैप्चर कर लिया जाता है, जहाँ पे जो है लोग कैप्चर कर लेते हैं पोलिंग बूथ्स को, और ज़बरदस्ती लोगों से जो जिनको वो चाहते हैं वोट डलवा देते हैं। दे आर एक वोट की ज़्यादा वैल्यू कर देते हैं। दे आर सो मेनी टाइप्स ऑफ मैल प्रैक्टिसेस जो इलेक्शन के टाइम पे होती है। तो उस सब के थ्रू जो था परवेज मुशर्रफ को जो है प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। अब ये बात हमें कहाँ से पता चलती है? जो मीडिया हाउसेस थे, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट थे, उन्होंने बताया कि ये जो रेफरेंडम हुआ है ये मैल प्रैक्टिसेस के बेस पे हुआ है। पाकिस्तान की जनता की विश नहीं थी कि परवेज मुशर्रफ कंटिन्यू करें। अब ये जो है ये रेफरेंडम भी क्यों करवाया गया था? पूरे वर्ल्ड को दिखाने के लिए। देखो, अगर रेफरेंडम हो रहा है, इलेक्शन हो रहा है, मतलब कि देयर इज डेमोक्रेसी इन द कंट्री, है ना। तो ये दिखाने के लिए ये करवाया गया था कि जिससे ऐसा प्रिटेंड हो कि जो पाकिस्तान है इट इज़ ऑल्सो अ डेमोक्रेसी उस समय पे, ठीक है। तो अब हमने क्या था, अभी हमने ऊपर डेफिनेशन में पढ़ा था कि व्हेन वी इलेक्ट आवर लीडर्स, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द लीडर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। अब तुम कहोगे हाँ भैया, यहाँ पे तो रेफरेंडम हुआ है, लोगों ने इलेक्ट करा अपने लीडर को, लोगों ने इलेक्ट कर दिया परवेज मुशर्रफ को, बट क्या ये डेमोक्रेसी है? तुम कहोगे नहीं दीदी, डेमोक्रेसी नहीं है, इस इलेक्शन में तो मैल प्रैक्टिसेस हुई थी, फिर ये कैसे डेमोक्रेसी हुई? एग्जैक्टली तभी वो जो ऊपर मैम थी उन्होंने क्या बोला बच्चों को कि हमें जो है एक सिंपल डेफिनेशन पे यकीन नहीं करना है, हमें खुद अंदर जाके इसके फीचर्स समझने हैं, जिससे हमें पता चले कि क्या है डेमोक्रेसी, और हम डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डिफरेंशिएट कर पाए। तो अब तुम्हें समझ में आ चुका है दैट जैसे कि पाकिस्तान में जो इलेक्शन हुए वो फ्री फेयर मीन से नहीं हुए, रेफरेंडम फ्री एंड फेयर मीन से नहीं हुआ, तो मतलब कि ये जो है नॉट कॉल दिस अ डेमोक्रेसी। अब और भी बहुत कुछ है इसमें समझने का। तो 2002 में जब जो परवेज मुशर्रफ है प्रेसिडेंट बन जाते हैं, देन व्हाट ही डिड, ये एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर पास करते हैं इन अगस्त 2002। 1 मार्क क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन याद रखना है। इस लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर में जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस करते हैं और ये डिक्लेयर कर देते हैं कि प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली को किसी भी समय जो है डिसमिस कर सकता है। डिसमिस कर सकता है मतलब कि जो प्राइम मिनिस्टर है और जो पॉपुलरली इलेक्टिव लीडर्स है, जिनको जनता ने वोट डाल के चुना है, उसे किसी भी समय प्रेसिडेंट हटा सकता है। तो आप समझो डेमोक्रेसी जो बची कुची थी वो भी चली गई कि जो जनता के इलेक्ट करे हुए लीडर्स हैं उन्हें किसी भी समय जो है जो प्रेसिडेंट है परवेज मुशर्रफ वो हटा सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो लिटिल बिट्स डेमोक्रेसी थी वो भी खत्म। अगर परवेज मुशर्रफ का मन करा तो वो इलेक्टेड असेंबली को कभी भी हटा सकते हैं। नेक्स्ट व्हाट हैपन, वो बनाते हैं एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। परवेज मुशर्रफ एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बनाते हैं जिसमें आर्मी के लीडर्स होते हैं। कौन होते हैं? आर्मी के लीडर्स होते हैं जिनको जनता ने इलेक्ट नहीं करा, अपनी मर्जी से परवेज मुशर्रफ ने ये आर्मी के लीडर्स की एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बनाई और ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल हेड करने लगे सिविलियन कैबिनेट को। नाउ व्हाट इज सिविलियन कैबिनेट? सिविलियन कैबिनेट वो कैबिनेट है जिसको जनता ने वोट डाल के चुना था, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ कि सिविलियन कैबिनेट के ऊपर रूल कर रही है ये आर्मी वाली की जो आर्मी लीडर्स की जो काउंसिल है। इसका मतलब ये है कि ये जो जनता के द्वारा चुने गए लीडर्स थे, अगर ये कुछ बात बोलेंगे, इनको कोई इन्होंने डिसीजन लिया है तो पहले इनको अप्रूवल लेना पड़ेगा इन आर्मी लीडर्स से। अगर ये अप्रूवल देंगे तो ठीक है, अगर ये नहीं देंगे तो वो डिसीजन माना नहीं जाएगा। तो दैट मीन्स पाकिस्तान के अंदर उस समय पे फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास चली गई? नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के पास, जो आर्मी के लीडर्स से बनी थी, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे उसमें। और दूसरे प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ के बाद जो खुद ही इतने ज़्यादा पावरफुल हो चुके थे कि किसी भी समय असेंबलीज को गिरा सकते थे। तो इन दिस सिचुएशन कैन यू कॉल पाकिस्तान अ डेमोक्रेसी? यू विल से नो। वाई? बिकॉज ऐसी सिचुएशन में जो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर है वो तो हमारे जनता के इलेक्ट करे गए
रूलर्स पे है ही नहीं, वो तो आर्मी के लीडर्स और उनके ऊपर है जो मैल प्रैक्टिसेस से जो थे प्रेसिडेंट बने थे। तो दिस सिचुएशन इज़ नॉट अ डेमोक्रेसी। तो अब आता है हमारा सेकेंड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, और यू कैन सी दैट द वेरी कोर फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, दैट डेमोक्रेसी वो गवर्नमेंट है जिसमें फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल। यानी कि डेमोक्रेसी वो है गवर्नमेंट है जिसमें फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर, यहाँ सारा वेट इस वर्ड का है, वेट मतलब वजन इसी वर्ड में है कि अब जैसे हम लोग हमारे इंडिया में क्या है, वी हैव गिवन आवर फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर टू आवर प्राइम मिनिस्टर। हमने अपने प्राइम मिनिस्टर को वोट डाल के चुना और वो हमारी फाइनल डिसीजंस लेते हैं। हमारी जो कैबिनेट है वो हमारी फाइनल डिसीजंस लेती है। उनके ऊपर कोई तो नहीं है ना कि उनके ऊपर कोई सुपरविजन में बैठो, नहीं, दे आर टेकिंग आवर फाइनल डिसीजन, दैट्स व्हाई वी आर अ वेरी बिग डेमोक्रेसी। तो इसी का फीचर अब ये तुम समझे कि अगर डेमोक्रेसी में रूलर्स इलेक्ट हो रहे हैं बाय द पीपल, रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, ये वाली डेफिनेशन जो थी ये सिंपल डेफिनेशन है, ये हमें कुछ असलियत नहीं बता रही है। असलियत हमें तब पता चली जब हमने पाकिस्तान का एग्जाम्पल देखा कि रूलर्स इलेक्ट तो कर दिए रेफरेंडम के थ्रू, बट रेफरेंडम मैल प्रैक्टिसेस पे हुआ था। फिर जो इलेक्टेड लीडर्स रूलर जो गए भी थे उनके हाथ में पावर दी नहीं, फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर तो आर्मी लीडर्स के हाथ में थी। तो इसलिए हमारा फर्स्ट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी क्या हुआ, दैट द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट, की जो जनता के द्वारा चुने गए जो लीडर्स है वो फाइनल डिसीजन ले। फाइनल डिसीजन उनके हाथ में हो, किसी आर्मी या किसी आप कह सकते हो डिक्टेटर के हाथ में ना हो। ओके, तो दिस इज द फर्स्ट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। अब आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट फीचर ऑफ द डेमोक्रेसी। लेट्स कंटिन्यू, जो आ जाएगा हमारा फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। जैसे कि हमने देखा कि जो है पाकिस्तान में जो इलेक्शन हुए वो फ्री एंड फेयर नहीं हुए थे, तो इसी को अब हम डीप में पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। ठीक है, अब यहाँ पे हमें एक नई कंट्री का एग्जाम्पल मिला है, चाइना का। ठीक है, अब चाइना में किस टाइप से इलेक्शन होते हैं और वो क्या फ्री एंड फेयर है या नहीं, ये हम इस पर डिस्कशन करेंगे। तो अब हम डिस्कशन करेंगे ऑन आर नेक्स्ट फीचर, दैट इज फ्री एंड फेयर इलेक्शन। एंड इसमें हमें चाइना एंड मेक्सिको के एग्जाम्पल के थ्रू जो है इंपॉर्टेंस बताई है फ्री फेयर इलेक्शंस की। तो पहला केस हम चाइना का पढ़ेंगे। चाइना जो है इसमें इलेक्शन रेगुलरली कंडक्ट होते हैं आफ्टर 5 ईयर, जैसे इंडिया में होते हैं ना, यहाँ पे भी हर 5 साल बाद जो है इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं फॉर द कंट्रीज पार्लियामेंट। और उस कंट्री की पार्लियामेंट का जो नाम है उसको क्या कहा जाता है, नेशनल पीपल्स कांग्रेस भी कहा जाता है, और एक चाइनीज नेम है that you will tell me down in the comment section. This is your homework with very correct spelling, okay? Because इस साल MCQ में आपको जो है different spellings डाल के जो है चाइना के पार्लियामेंट का नाम लिखने को आ सकता है। तो with correct spellings you will be telling me down in the comment section that what is the name of the Chinese parliament. तो भाई हर 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं चाइना के नेशनल पीपल कांग्रेस को बनने के लिए। ठीक है, हर 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं। ऑलमोस्ट 3000 मेंबर जो है इसमें इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करते हैं। अब ये जो हमारे मेंबर जो है इलेक्ट होकर पार्लियामेंट बनाते हैं, इनके पास पावर होती है प्रेसिडेंट को चूज करने की। किसको चूज करने की, प्रेसिडेंट को चूज करने की इनके पास पावर होती है। तो हर 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं एंड एक पार्लियामेंट बनती है, और वो पार्लियामेंट जो है आगे प्रेसिडेंट चूज करती है किसका, चाइना का। ठीक है, अब ये जो हमारे इलेक्शन चाइना में होते हैं, तो बिफोर कंटेस्टिंग इन द इलेक्शन में खड़े होने से पहले ये जितने भी 3000 मेंबर्स को जाना होता है इलेक्शन में कंटेस्ट करने, जाने से पहले जो है इनको अप्रूवल लेना पड़ता है चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का। किसका, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का इनको जो है अप्रूवल लेना पड़ता है और पार्टिसिपेट करना। कोई कैंडिडेट है, चाह रहा है कि मैं भैया इलेक्शन में कंटेस्ट करता हूँ इस साल, कोई लोकल लीडर है चाइना का, वो चाह रहा है मैं इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करूँगा और जो है लीडर बनूंगा जिससे मैं अपनी जो सोसाइटी है उसका कुछ भला कर पाऊँ। तो अगर कोई लीडर डिसाइड करता है कि मुझे चाइना के जो इलेक्शन है उसमें खड़ा होना है, तो उससे पहले उसको जो है अप्रूवल चाहिए होता है चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का। कौन सी, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी। ओके, अब सपोज करो आप, ये है ए, ठीक है, और ये है बी, और ये है सी, और ये है डी। ये भी कम्युनिस्ट पार्टी का सपोर्टर है, यानी कि जो कम्युनिस्ट पार्टी कहेगी ये करने को तैयार होगा। बी भी इसका सपोर्टर है, सी भी इसका सपोर्टर है। बट ये जो डी है ये नहीं है, ये क्रिटिसाइज करता है कम्युनिस्ट पार्टी को कि कम्युनिस्ट पार्टी गलत तरीके से रूल करी है। ये कम्युनिस्ट पार्टी का एक क्रिटिक है, ठीक है, क्रिटिसाइज करते हैं, और ये तीनों सपोर्टर्स है। तो जब ये परमिशन लेने जाएंगे, व्हाट डू यू थिंक, क्या कम्युनिस्ट पार्टी जो है डी वाले को परमिशन देगी कंटेस्ट करने में इलेक्शंस? कर नहीं देगी ऑब्वियसली। जब वो उसे पता है कि वो मुझे
क्रिटिसाइज कर रही है तो वो उसे परमिशन ही नहीं देगी। तो इन दिस केस जो है ABC इन तीनों को जो है इलेक्शन में खड़े होने का चांस मिलेगा, इसको इलेक्शन में खड़े होने का चांस ही नहीं मिलेगा। और जो है जब गवर्नमेंट बनेगी तो कम्युनिस्ट पार्टी के ही जो चुने गए लोग हैं, जो उसके सपोर्टर्स हैं, उन्हीं की गवर्नमेंट बनेगी। तो इन दिस केस चाइना के पास जो है रियल चॉइस है ही नहीं। जो कम्युनिस्ट पार्टी को सपोर्ट करता है उसी को कम्युनिस्ट पार्टी परमिशन देगी, वही वहाँ की गवर्नमेंट बनाएंगे और प्रेसिडेंट को चूज़ करेंगे। तो एनी क्रिटिक और अगर कोई जो है कुछ अलग काम करना चाह रहा है, कम्युनिस्ट पार्टी से अलग कोई सोच का जो है, जो चाइना में कुछ रेवोल्यूशन या समथिंग लाइक लेकर आना चाहता है, उसको कम्युनिस्ट पार्टी परमिशन देती ही नहीं है। और जो है चाइना में एक तरीके से आप कह सकते हो कि डेमोक्रेसी इज़ नॉट देयर। वाई? बिकॉज यहाँ पे जो सिटीजन्स हैं उनको रियल चॉइस मिल ही नहीं रही है। इलेक्शन तो हर 5 साल बाद होते हैं, जैसे हमारे यहाँ हर 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन हर 5 साल बाद होते हैं, बट गवर्नमेंट इज ऑलवेज फॉर्म बाय द कम्युनिस्ट पार्टी। गवर्नमेंट हमेशा ही नहीं की बनती है। जो चाइना है इट इज़ नॉट अ डेमोक्रेसी। वाई? बिकॉज यहाँ पे जो है लोगों को रियल चॉइस ही नहीं मिल रही है। वो A को वोट डाले, B को डाले, C को डाले, तीनों ने माननी तो कम्युनिस्ट पार्टी की है ना, जनता की थोड़ी चल रही है यहाँ पे। सो दिस इज द केस ऑफ चाइना। एंड इससे हमें ये समझ में आया कि खाली इलेक्शन होने से कुछ नहीं होता है। इलेक्शन में जो है लोगों को रियल चॉइस मिलनी चाहिए कि ABCD को भी पूरा हक है इलेक्शन में कंटेस्ट करने का। वाई? बिकॉज इट इज़ क्रिटिक ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी। तो हर एक इंसान को जो है इलेक्शन में कंटेस्ट करने का जो है परमिशन होनी चाहिए, उसको किसी से परमिशन लेनी ना पड़े, अपनी मर्जी से उसको जो है एक इंडिपेंडेंट होने चाहिए इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए। नेक्स्ट केस है हमारा, अब चाइना का केस समझ गए कि चाइना में सिटीजन्स के पास अब किसी को वोट डालना है। इफ़ वी आर अ सिटीजन ऑफ चाइना और इलेक्शन हो रहे हैं तो हम सोच रहे हैं A को डाले, B को डाले, C को डाले, तो आप तो यही सोचोगे भाई तीनों कम्युनिस्ट पार्टी के ही चमचे हैं, किसी को भी डाल दो, बात तो एक ही है, राज तो कम्युनिस्ट पार्टी का ही चलेगा। सो दिस इज द केस ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी। नेक्स्ट आता है हमारा मेक्सिको का केस। तो भाई मेक्सिको में भी ऐसी है। मेक्सिको को 1930 में इंडिपेंडेंस मिल गई थी और उसके बाद से वहाँ पे हर 6 साल बाद इलेक्शन होते हैं। 1 मार्क MCQ क्वेश्चन दैट इंडिपेंडेंस कब मिली है मेक्सिको को और कितने साल बाद इलेक्शन होते हैं। चाइना में 5 साल बाद हो रहे हैं। चाइना की पार्लियामेंट का नाम क्या नाम है उसका चाइनीज़ में और इंग्लिश में भी क्या नाम है उसका, सब 1 मार्क MCQs है। और यहाँ पे दूसरा MCQ आपका क्या आया कि जो हमारा मेक्सिको है उसमें कितने साल बाद इलेक्शन होते हैं। तो आंसर है 6 ईयर्स बाद जो है मेक्सिको में इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं। तो भाई जब मेक्सिको में हर 6 साल बाद इलेक्शन कंडक्ट होते हैं एंड यहाँ पे जो है अंटिल 2000 यानी कि सन 2000 तक जो है हर बारी जो है एक ही पार्टी जीती। कौन सी पार्टी जीती? इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है PRI। अब तुम कंफ्यूज हो गए दीदी, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी है तो शॉर्ट फॉर्म तो IRP होनी चाहिए, ये PR क्यों है? तो समझ लो ये उल्टे, इनकी शॉर्ट फॉर्म जो है उल्टी है, PRI। तो P पार्टी रेवोल्यूशनरी इंडिया, इनकी जो है मतलब इनका एब्रीविएशन क्या है? PRI। तो ये जो PRI पार्टी है यानी कि समझ लो आप 1930 से 2000 तक 70 सालों तक हर 5 साल बाद जो है यहाँ पे इलेक्शन कंडक्ट हुए और जो इलेक्शन कंडक्ट हुए थे यहाँ पे रियल चॉइस गिवन थी सिटीजन्स को। समझ गए? चाइना वाला केस नहीं था कि किसी को परमिशन लेनी है, नहीं। ऑपोजिशन पार्टीज़ खड़ी होती थी, बहुत सारी पार्टीज़ खड़ी होती थी, अलग अलग लीडर्स, अलग अलग कैंडिडेट्स खड़े होते थे इलेक्शन में, बट तब भी जीतती बस PRI पार्टी थी। वाई? बिकॉज ये जो PRI पार्टी थी बहुत ज़्यादा डर्टी ट्रिक्स यूज़ करती थी एट द टाइम ऑफ द इलेक्शन। चाहे पूरा देश भी अगर PRI पार्टी के खिलाफ इकट्ठा खड़ा हो जाए, एक वोट कोई इंसान पूरी मेक्सिको का PRI को ना डाले, बट तब भी जो है पावर में PRI आती थी। अब ऐसा क्यों होता था? बिकॉज दे यूज टू परफॉर्म मेनी डर्टी ट्रिक्स। अब कैसी डर्टी ट्रिक्स ये यूज़ करते थे? सबसे पहली बात तो जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स होते थे, जितने भी ऑफिसर्स होते थे गवर्नमेंट के, उन सबको जो है जो ये PRI की जो मीटिंग्स होती थी उनमें पार्टिसिपेट करना पड़ता था। नेक्स्ट चीज़, जो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स होते थे वो पेरेंट्स को फोर्स करते थे कि वो PRI को ही वोट डालेंगे। मतलब समझो आप ये कह देते होंगे तुम्हारे बच्चों को फेल कर देंगे स्कूल में, उनको नंबर नहीं देंगे अगर तुम PRI को वोट नहीं डालोगे, तो पेरेंट्स तो उसी को वोट डालेंगे ना जब पता है बच्चा फेल हो जाएगा, या कुछ भी धमका धमकू के जो है ज़बरदस्ती उनसे PRI को वोट डलाया जाता था। कई बार क्या होता था, पोलिंग बूथ्स की जो पोजीशन है वो चेंज कर देती थी। जैसे कि ये एरिया है मेक्सिको का, समझ लो ये इसका नाम है B एरिया, तो यहाँ पे इन्हें लग रहा है कि यहाँ के लोग तो भैया PRI को बिल्कुल वोट नहीं डालने वाले हैं, तो ये एंड मोमेंट पे जो है यहाँ पोलिंग बूथ को उनके लोकल जगह से हटा के कहीं और डाल देते थे। अब इस समय पे सिटीजन्स को पता ही नहीं होता था पोलिंग बूथ का है, जब तक वो यहाँ पे पहुँच ही नहीं पाते थे एंड 1 2 3 लोग ही वोट डालते थे। और कभी कभी जो है अगर वोट डाले भी हो लोगों ने तो भी जो है ये एंड में इलेक्शन काउंटिंग, वोट काउंटिंग के बाद डिक्लेयर किसको करते थे? PRI को। तो इतनी पावरफुल हो चुकी थी ये PRI दैट कुछ भी हो जाए हमेशा सरकार PRI की बनती थी। ये कब तक चला था?
ये 2000 तक चला ये चीज़ इसकी, ठीक है। तो इन दिस सिचुएशन जैसे कि न्यूज़पेपर्स हो गए, चैनल्स हो गए, न्यूज़ चैनल्स हो गए, ये हमेशा जो था पीआरआई के कामों को ज़्यादा दिखाती थी और जो है ऑपोजिशन पार्टी को क्रिटिसाइज़ करती थी कि ऑपोजिशन गलत है और बस पीआरआई ठीक है। इस तरीके से मीडिया शो करती थी। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर इतनी डर्टी टेक्स्ट जब ये यूज़ करते थे तो कोई भी खड़ा हो जाए पीआरआई के खिलाफ, जीतना तो पीआरआई नहीं है। तो इन बोथ द केसेस, अब हमने चाइना का भी पढ़ लिया, मेक्सिको का भी पढ़ लिया। चाइना में क्या था, रियल चॉइस ही नहीं थी सिटीजन्स के पास, क्या रियल चॉइस ही नहीं, रियल चॉइस। बट यहाँ पे मेक्सिको के केस में तो पीआरआई कभी हारती ही नहीं थी, यानी कि जो करंटली पावर में पीआरआई थी उसको फेयर चांस नहीं था लूजिंग का, यानी कि कुछ भी हो जाए पीआरआई कभी भी हारती ही नहीं थी। तो इससे हम अपना सेकेंड फीचर समझेंगे डेमोक्रेसी का, कि डेमोक्रेसी में इलेक्शन कंडक्ट करवाना ही सब कुछ नहीं होता कि इलेक्शन कंडक्ट करवा रहे हैं मतलब डेमोक्रेसी हो गया, नहीं। तो सेकंड हमारा डेमोक्रेसी का फीचर क्या हुआ, यहाँ पे मैं हाईलाइट करके आपको पढ़ाती हूँ। सेकंड फीचर ऑफ द डेमोक्रेसी इज अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। फ्री एंड फेयर तरीके से इलेक्शन होनी चाहिए, यानी कि कोई भी माल प्रैक्टिसेस का यूज़ ना हो, पोलिंग बूथ इधर से उधर ना हो, और जो रियल चॉइस सिटीजन्स को मिलनी चाहिए, यानी कि ABCDFG जिसका मन हो खड़ा हो, किसी को किसी की परमिशन नहीं लेनी पड़े पार्टिसिपेट करने के लिए इलेक्शन में। एंड दोज करंटली इन पावर शुड हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग। ये बहुत समझना ज़रूरी है। जो करंटली पावर में है, ये मेक्सिको है, ये मेक्सिको में प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर, तो इन प्राइम मिनिस्टर को भी हारने का पूरा चांस मिलना चाहिए। ऐसा ना हो कि ये प्राइम मिनिस्टर अपनी पावर्स का मिसयूज़ करके हर साल खुद को ही प्राइम मिनिस्टर बना ले। तो ये केस होना चाहिए, लोगों के पास एक रियल चॉइस होनी चाहिए, साथ ही के साथ दोज हु आर करंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग, यानी कि इलेक्शन के टाइम पे ये नया कैंडिडेट आया है और ये एग्जिस्टिंग प्राइम मिनिस्टर है, तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए, दोनों के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी हो जीतने की भी और हारने की भी। तो दोज एग्जिस्टेंट इन पावर शुड हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग। जैसे यहाँ पीआरआई जो थी 70 साल तक रूल करती रही बिकॉज इन्होंने बहुत डर्टी ट्रिक्स अपनाई और खुद को ही जिताते रहे। तो सेकंड फीचर डेमोक्रेसी का क्या बना, डेमोक्रेसी मस्ट बी अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन that offers a real choice plus those who are in the power should have a fair chance of losing। जितनी इलेक्शन में नए लोगों को भी हार सके, ये नहीं कि जो एग्जिस्टिंग प्राइम मिनिस्टर है वो कभी हारे ही ना, वो हर साल जीता रहे, हर साल जीता रहे, हर साल जीता रहे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। उनको फेयर चांस ऑफ लूजिंग होना चाहिए। जब इलेक्शन हो रहे हैं तो कंट्री का प्राइम मिनिस्टर और कोई न्यूली इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है दोनों ही इक्वल है, कोई भी जीत सकता है। तो दिस इज आवर सेकंड फीचर ऑफ द डेमोक्रेसी। पहला फीचर हमने क्या पढ़ा था कि फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास होनी चाहिए, इलेक्टेड कैंडिडेट्स के पास। अब यहाँ पे हमने इलेक्टेड कैंडिडेट्स पढ़े कि भैया ये इलेक्ट होके तो जा रहे थे सारे, बट जो इलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनमें हमें फेयर चॉइस मिलनी चाहिए और जो करंटली इन पावर है उनको भी हारने का पूरा चांस होना चाहिए। नेक्स्ट फीचर अब हम पढ़ेंगे अपने डेमोक्रेसी का, वन फीचर के ऊपर डिस्कशन करेंगे, दैट इज 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, यानी कि एक पर्सन के वोट की वैल्यू एक होनी चाहिए। ये नहीं कि अगर बॉयज़ वोट डाल रही है तो उसकी वैल्यू 1 है और गर्ल्स वोट डाल रही है तो उसकी वैल्यू हाफ है, या फिर कुछ सिटीजन्स के वोट की वैल्यू ज़्यादा है और कुछ की कम है। कुछ ऐसी कंट्रीज़ है हमारे यहाँ पे या थी जहाँ पे सिटीजन्स को इक्वल राइट टू वोट नहीं मिलता है। जस्ट लाइक देयर आर मेनी इंस्टेंसेज ऑफ डिनाइल टू राइट टू इक्वल वोट। बहुत इंस्टेंसेज हमारी कंट्री में, कुछ हमें गिवन है, जैसे कि सऊदी अरेबिया में, गिवन ऑफ सऊदी अरेबिया दैट वहाँ पे वुमेन को राइट टू वोट नहीं है। सेकंड केस इज ऑफ एस्टोनिया, वहाँ पे सिटीजनशिप रूल्स ऐसे बना रखे हैं दैट जो रशियन माइनॉरिटी है एस्टोनिया में उनको बहुत डिफिकल्टी से राइट टू वोट मिलता है। नेक्स्ट केस हमें गिवन है फिजी का, वहाँ का इलेक्टोरल सिस्टम कुछ ऐसा है दैट जो इंडिजिनस फिजी है उसके जो वोट की वैल्यू है वो ज़्यादा है दैन द इंडियन फिजी। इंडियन फिजी कौन हो गए, जैसे ब्रिटिशर्स के टाइम पे कुछ इंडियंस को जो फिजी भेजा गया था प्लांटेशन वर्क करवाने के लिए और फिर वो हमेशा के लिए वहीं पे सेटल हो गए, वहीं रहते हैं। तो फिजी के अंदर जो इंडिजिनस फिजी है, मतलब कि जो ऑलरेडी फिजी के सिटीजन्स थे वहाँ पे रहने वाले, और जो माइग्रेट करके इंडियन फिजीज जो थे, जो इंडिया से गए हुए फिजी थे, 2 कम्युनिटीज़ बन गई। तो इंडिजिनस फिजी का वोट की वैल्यू ज़्यादा है और जो इंडियन फिजी है उनके वोट की वैल्यू कम है। तो ये एग्जाम्पल्स को देख के समझ में आ गया कि डेमोक्रेसी वो है जिसमें ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव 1 वोट, हर एक के पास 1 वोट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि इंडिजिनस फिजी को तो 2 वोट डालने का राइट है और इंडियन फिजी को 1 है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ऐसा है कि भैया सऊदी अरेबिया में मेल्स को वोट डालने का राइट है बट फीमेल को नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। डेमोक्रेसी वो होगी जब ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव 1 वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव 1 वैल्यू, और एक वोट की एक ही वैल्यू
वैल्यू होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि मेल से जब 1 वोट डाल रहे हैं तो उसकी वैल्यू ज़्यादा हो और वुमेन जब वोट डाल रही है तो उसकी वैल्यू कम हो। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए डेमोक्रेसी में। डेमोक्रेसी में वर्क करना चाहिए यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। डू यू नो व्हाट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज? इंडिया में फॉलो होता है दैट 18+ जितने भी एडल्ट सिटीजन है इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, जेंडर, सबके पास 1 वोट है एंड 1 वोट की वैल्यू 1 है। तो दिस इज आवर थर्ड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी दैट ईच सिटीजन मस्ट हैव 1 वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव 1 वैल्यू। तो गाइज यहाँ पे हमने 3 केस पढ़ लिए हैं, 3 फीचर्स पढ़ लिए डेमोक्रेसी के। पहला क्या था? फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो किसके पास होनी चाहिए? पीपल इलेक्टेड बाय द सिटीजन्स के पास। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा कि फ्री एंड फेयर तरीके से इलेक्शन कंडक्ट होने चाहिए एंड जो करंटली पावर में है उनके पास जो है फेयर चांस ऑफ लूजिंग होनी चाहिए, कि यानी कि जो करंटली पावर में है वो भी हार सकता है, ऐसा ना हो कि हमेशा वही जीतेगा। एंड थर्ड फीचर हमने क्या पढ़ लिया? 1 वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव 1 वैल्यू। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है डेमोक्रेसी के। खाली डेफिनेशन दे देना दैट डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल इज नॉट एनफ। Rulers elected by the people should have final decision making power. Rulers elected by the people should give the real choice, should have fair chance of losing, and 1 people should have 1 vote and 1 vote should have 1 value. ये भी फीचर्स में आते हैं। तो यहाँ पे हमारे फीचर्स कंप्लीट हो गए हैं। अब हमें नेक्स्ट पॉइंट पढ़ना दैट इज रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। तो यहाँ पे हम जिम्बाब्वे का केस पढ़ेंगे। रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट। ओके गाइस, तो हमने पहला क्वेश्चन जब अपनी सिंपल डेफिनेशन देखी थी डेमोक्रेसी की तो हमने डिस्कस करा था हु शुड बी द रूलर्स। उसके बाद हमने पढ़ा क्या कि इलेक्शन कैसे होने चाहिए, व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन शुड बी डन। फिर हमने ये पढ़ा कि हु शुड वोट, वो भी हमने देख लिया। 1 पीपल शुड हैव 1 वोट एंड 1 वोट शुड हैव 1 वैल्यू। लास्ट हमने क्या पढ़ा था? हाउ गवर्नमेंट शुड वर्क। तो ये जो है उसी का आंसर हमें करेगा कि जब इलेक्ट होके, पॉपुलरली इलेक्ट होके जब गवर्नमेंट फॉर्म हो जाती है तो उस गवर्नमेंट को कैसे वर्क करना चाहिए, ये हम इस पॉइंट में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ हमें जिम्बाब्वे के केस से जो है समझा रखा है। जिम्बाब्वे को 1980 में जो है वाइट रूल से जो है, वाइट रूल जो उसके ऊपर चल रहा था उससे इंडिपेंडेंस मिल गई थी। जैसे हमारे ऊपर भी वाइट लोग जो है रूल कर रहे थे, हमें इंडिपेंडेंस कब मिली? 1947 में। जिम्बाब्वे को मिली 1980 में। तो जब जिम्बाब्वे को इंडिपेंडेंस मिली तो जिम्बाब्वे में जो है ज़ानू पीएफ नाम की जो एक पार्टी थी जिसने फ्रीडम स्ट्रगल जो है उसमें सबसे आगे रही थी, वही जो है लीड करने लग जाती है ज़ानू पीएफ जो है जिम्बाब्वे को। जैसे इंडिया में जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कांग्रेस पार्टी है, उसने फ्रीडम स्ट्रगल चलाया था। तो आफ्टर द इंडिपेंडेंस कांग्रेस जीत गई थी, काफ़ी समय तक कांग्रेस की डोमिनेंस रही थी इंडिया में। सेम हैपेंड इन द जिम्बाब्वे। ठीक है, अब जिम्बाब्वे में क्या होता है? ज़ानू पीएफ जो है ये पार्टी जो है फ्रीडम स्ट्रगल लॉन्च करती है और जब जो है यहाँ से वाइट माइनॉरिटी चली जाती है उस समय पे जो है इंडिपेंडेंस के बाद इलेक्शन होते हैं और उन इलेक्शंस में ज़ानू पीएफ जीत जाती है। लोग पॉपुलर इलेक्शंस होते हैं, लोग अपनी मर्जी से जो है ज़ानू पीएफ को जिताते हैं और ज़ानू पीएफ के जो लीडर थे रॉबर्ट मुगाबे, ज़ानू पीएफ इज नेम ऑफ द पार्टी। जैसे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी थी, जवाहरलाल नेहरू लीडर थे, वैसे ही ज़ानू पीएफ पार्टी जो थी वो जीत जाती है और उसके जो लीडर इलेक्शन होते हैं तो रॉबर्ट मुगाबे जो है वहाँ के रूलर बन जाते हैं। वो पॉपुलरली इलेक्ट करके जो है जिम्बाब्वे के रूलर बन जाते हैं। बट आफ्टर सम टाइम, देखो उस समय पे इंडिपेंडेंस मिली, लोगों ने ज़ानू पीएफ के रॉबर्ट मुगाबे को जो है वोट डाला और वो लीडर बन गए। बट आफ्टर सम टाइम हमेशा जो है चेंज चाहिए होता है लोगों को, एक लीडर से लोगों को चेंज चाहिए होता है। जैसे हमारे यहाँ इंडिया में शुरू में कांग्रेस का रूल आया, देन डिफरेंट पार्टी स्टार्टेड रूलिंग, मल्टी पार्टी सिस्टम, सो मेनी लीडर्स वर इलेक्टेड, कभी कोई लीडर इलेक्ट हो रहा है, कभी कोई लीडर इलेक्ट हो रहा है। दिस इज अ डेमोक्रेसी। बट यहाँ पे क्या हुआ, ज़ानू पीएफ के जो ये लीडर थे रॉबर्ट मुगाबे, ये पॉपुलर तो थे बट जब एक बार ये गद्दी पे बैठ गए, यानी कि जब एक बार ये रूलर बन गए वहाँ पे, इन्होंने अनफेयर प्रैक्टिसेस करनी शुरू कर दी इलेक्शन में। आफ्टर 1980 इलेक्शन रेगुलरली हेल्ड हुए बट हमेशा ज़ानू पीएफ ही जीती थी। तो एग्जैक्टली जैसा पीआरआई ने करा था कि इलेक्शन होते थे बट हमेशा जो है पीआरआई पार्टी जीती थी, सेम हैपेंड इन जिम्बाब्वे। इलेक्शन रेगुलरली होने लग गए बट सिर्फ और सिर्फ ज़ानू पीएफ ही जीतती थी, यही वाली पार्टी जीतती थी। हो रहे थे, हर साल इलेक्शन होते थे। ओके, तो इलेक्शन होते थे, स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद इलेक्शन होते थे बट हमेशा ज़ानू पीएफ जीतती थी, यानी कि ज़ानू पीएफ पार्टी जीतती थी और प्रेसिडेंट हमेशा रॉबर्ट मुगाबे बनते थे। और रॉबर्ट मुगाबे ने क्या करा, वहाँ की
कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर दिया, अपने आप को प्रेसिडेंट की पावर्स को बहुत एक्सीड कर दिया, यानी कि प्रेसिडेंट को बहुत सारी पावर्स दे दी और लेस अकाउंटेबल बना दिया। लेस अकाउंटेबल मतलब कि जनता को जवाबदेही कम हो गई वो, यानी कि हमारे यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी मतलब पता है कि वी कैन क्वेश्चन, जुडिशरी जो है लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव को क्वेश्चन कर सकती है। अगर जुडिशरी जो है, अगर किसी ने सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट्स में जो है कोई केस फाइल करा है कि दिस इज़ नो राइट, ये गलत है, तो हम लोग जो है क्वेश्चन कर सकते हैं अपने इलेक्टेड लीडर्स को भी कि आपने ऐसा क्यों करा। बट ये खुद को लेस अकाउंटेबल बना देते हैं कि वो जो मर्जी चाहे करे और उनको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता है। और क्या करना शुरू कर दिया, ऑपोजिशन पार्टी वर्कर्स जो थे उनको हरास करना शुरू कर दिया, मारना पीटना, किसी हरासमेंट किसी भी वे में हो सकता है। उनकी मीटिंग्स कैंसिल करवा देते थे कि ऑपोजिशन वर्क ही ना कर पाए। जो पब्लिक प्रोटेस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट थे उनको इलीगल कर दिया कि अगर कोई ग्रुप ऑफ पीपल है जिनको प्रोटेस्ट करना है अगेंस्ट द गवर्नमेंट, प्रोटेस्ट को इलीगल कर दिया। नेक्स्ट क्या करा, टेलीविजन और रेडियो भी कंट्रोल होते थे गवर्नमेंट के द्वारा, यानी कि जो आप एक तरीके से मान लो जो कुछ भी मीडिया हाउसेस टीवी चैनल दिखाएंगे वो गवर्नमेंट के सपोर्ट में ही दिखाएंगे। अगर किसी ने गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ दिखा दिया तो उसको वो डिसमिस कर देता था। और रूलिंग पार्टी के जितने भी अच्छे अच्छे काम होते थे, वर्जन होते थे, वही सिर्फ टीवी पे चलते रहते थे। इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर्स थे, इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर वहाँ पे थे, बट गवर्नमेंट जो थी उन जर्नलिस्ट को हरास करना, यानी कि उनको मारती थी या किसी भी तरीके से हरास करती थी। अगर कोई जर्नलिस्ट अगेंस्ट बोल देता था रॉबर्ट मुगाबे के या उनकी पार्टी के, तो उसको हरासमेंट होती थी, तो कोई डर के मारे बोलता ही नहीं था। और जो गवर्नमेंट थी कोर्ट के, इसने जो है कोर्ट के ऑर्डर्स को इग्नोर कर दिया जो उसके अगेंस्ट है। सपोज करो कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया है जो जानू पीएफ के हित में नहीं है या फिर वो नहीं चाहते कि वो काम हो, वो उनके अगेंस्ट हो, तो वो उसको डिसमिस कर देती। वो जुडिशरी की बात भी नहीं मानती थी। अब हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता है, वी आर अ वेरी फेयर डेमोक्रेसी। तो यहाँ हमारे यहाँ पे अगर कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया है तो इवन हमारी जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है उसको मानना पड़ेगा उस ऑर्डर को, बट यहाँ पे ऐसा नहीं था। ठीक है, इन दिस केस जो गवर्नमेंट है ऐसे सिचुएशन में जो यहाँ पे जिम्बाब्वे में चल रही थी, इसको भी हम डेमोक्रेसी में कंसिडर नहीं कर सकते। वाई? बिकॉज यहाँ पे जो सिटीजन्स है उनके पास बेसिक्स राइट नहीं है, मतलब कि दे कैन नॉट प्रोटेस्ट, वो अपनी फीलिंग्स को ही नहीं दिखा सकते हैं। नो पॉलिटिकल ऑपोजिशन वॉज अलाउड, ऑपोजिशन को हरास कर दिया जाता था और जुडिशरी तक की बात नहीं मानी जाती। तो ऐसी गवर्नमेंट को भी हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा फोर्थ फीचर ऑफ द गवर्नमेंट बनता है, दैट इज अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल विद इन द लिमिट्स हेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन राइट्स। यानी कि जो गवर्नमेंट फॉर्म होती है उसे कॉन्स्टिट्यूशन के लॉज के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। वो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे अमेंडमेंट्स नहीं लेके आ सकती है जो डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन को ही बदल दे। नेक्स्ट, जो सिटीजन के राइट्स है वो सफ़र नहीं होने चाहिए, यानी कि ये जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं सिटीजन्स के वो सफ़र नहीं होने चाहिए। देन वी विल कॉल अ कंट्री और अ गवर्नमेंट एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। तो यहाँ पे एक बार चैप्टर को रिवाइज करते हैं पूरा। हमने पहले क्या पढ़ा, क्या है डेमोक्रेसी, इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट। डेमोक्राटिया का मतलब क्या था, रूल बाय द पीपल, यानी कि लोगों ने अगर अपने रूलर्स को इलेक्ट करा है तो वो डेमोक्रेसी होगी। बट यहाँ पे आप देख रहे हो कि जानू पीएफ के जो लीडर थे, जानू पीएफ के लीडर रॉबर्ट मुगाबे एक समय पे पॉपुलरली इलेक्टेड लीडर थे, बट बाद में इन्होंने क्या करा, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करके खुद को एक ऑटोक्रेटिक रूलर बना लिया। ऑटोक्रेटिक रूलर मतलब अपनी मनमानी करनी शुरू कर दी। सेम गोज इन द केस ऑफ पाकिस्तान। परवेज मुशर्रफ ने क्या करा, रेफरेंडम कराया जो बिल्कुल मैल प्रैक्टिसेस पे बेस्ड था। जो कमेटी थी, जो हमारी कैबिनेट थी, सिटीजन्स की कैबिनेट थी, उसकी बात नहीं सुनी जाती थी, आर्मी के लीडर्स की बात सुनी जाती थी। चाइना के केस में रियल चॉइस गिवन नहीं थी। नेक्स्ट, मेक्सिको के केस में क्या चल रहा था, वही कि पीआरआई हमेशा जीत रही थी, कोई पार्टी जीत ही नहीं रही थी। तो यहाँ पे हमें कोर मीनिंग समझ में आया डेमोक्रेसी का कि डेमोक्रेसी वो गवर्नमेंट है जिसमें जो है फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर इलेक्टेड लीडर्स बाय द सिटीजन्स के पास होनी चाहिए, रियल चॉइस होनी चाहिए। जो सिटीजन्स या फिर जो लीडर्स करंटली इन पावर है उनके पास फेयर चांस ऑफ लूजिंग होनी चाहिए। वन वोट शुड हैव वन वैल्यू, 1 person should have 1 vote and 1 vote should have 1 value। एंड लास्ट हमने क्या पढ़ा, दैट जो गवर्नमेंट है, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, वो लिमिट्स में काम करती है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन्स के राइट को सफ़र नहीं होने देती है। उस गवर्नमेंट को हम क्या कहेंगे, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो यहाँ पे हमारा हाफ ऑफ द चैप्टर कंप्लीट हो गया। हमें नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है, दैट इज़ वाई डेमोक्रेसी। एंड ये जिम्बाब्वे के जो ये लीडर थे, ये जो प्रेसिडेंट थे रॉबर्ट मुगाबे, इन्होंने 2017 तक रूल करा, उसके बाद ये हट गए थे। तो ये आपको याद रखना है। हमें अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है, दैट इज़ वाई डेमोक्रेसी। दैट डेमोक्रेसी बेटर क्यों है, दैट वाई ईच एंड एवरी कंट्री वॉन्ट्स टू अडॉप्ट डेमोक्रेसी आज के समय पे।
तो भाई इसके लिए हम डेमोक्रेसी के पहले डिसएडवांटेजेस देखेंगे और फिर एडवांटेजेस देखेंगे। तो डिसएडवांटेजेस ऑफ डेमोक्रेसी में लोग सबसे पहली बात ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी में लीडर्स कीप ऑन चेंजिंग, हर 5 साल बाद 6 साल बाद इलेक्शन होते हैं, इनसे लीडर्स चेंज हो जाते हैं और इट लीड्स टू इंस्टेबिलिटी। कंट्री में इंस्टेबल माहौल हो जाता है, पुराने लीडर्स ने जो डिसीजन लिया नए लीडर्स वो नहीं लेते हैं, पुराने लोग जो पावर में होते हैं उनके करे गए काम को दूसरे लोग कंटिन्यू नहीं करते हैं, तो बहुत इंस्टेबिलिटी होती है। हर साल इलेक्शन होते हैं, उस पर इतना खर्चा होता है और बहुत कुछ होता है, तो इंस्टेबिलिटी आती है। डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले, हर समय पॉलिटिकल कंपटीशन होता है, इधर रैली हो रही है उधर रैली हो रही है, हर सबको ये होती है कि बस हमें पावर मिल जाए। किसी को ये नहीं होता कि डेवलपमेंट लाओ कंट्री के अंदर, नहीं, हर एक को पावर में आना होता है। और सो मेनी पीपल को जो है कंसल्ट करना पड़ता है, डेमोक्रेसी में बहुत सारे लोगों का कंसल्ट करना होता है, इसलिए डिसीजन लेने में बहुत डिले हो जाती है। जैसे डिक्टेटरशिप मोनार्की में क्या होता है, जो किंग ने कहा अच्छा ये काम कर दो हो गया, बट डेमोक्रेसी में पहले लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव ये वो इतने सारे जो चैम्बर्स है वो डिसीजन को अप्रूव करेंगे तब कोई डिसीजन लिया जाएगा, इसलिए डिले इज पॉसिबल, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है इलेक्टेड लीडर्स को जो है बेस्ट इंटरेस्ट पीपल का पता नहीं होता और जो इलेक्टेड लीडर्स है वो गलत डिसीजन ले लेते हैं, और कई बार जो लीडर्स जो होते हैं वो करप्शन करना भी प्रैक्टिस कर देते हैं। और जो ये इलेक्शन जब कंडक्ट होते हैं उस समय पे जो ऑर्डिनरी पीपल है, कई बार ऑर्डिनरी पीपल को ये नहीं पता होता कि व्हाट इज़ गुड फॉर देम, यानी कि उनके सामने 2 कैंडिडेट्स है ए एंड बी, उनको पता ही नहीं है कि ए बेटर है या बी बेटर है, तो वो किसी को भी वोट डाल देते। या फिर कई बार इसमें करप्शन होता है, जैसे कि एट द टाइम ऑफ इलेक्शन लोगों को पैसा खिला के जो है वोट डलवा लिया जाता है। तो ये सब मैल प्रैक्टिसेस होती है एंड ये सब अगेंस्ट द आर्ग्यूमेंट्स हैं हमारे डेमोक्रेसी के। तो यहाँ पे देखो हमें ये बताया गया कि डेमोक्रेसी में इतनी सारी कमियां हैं, इंस्टेबिलिटी ला रही है, डिले ला रही है, कई इलेक्टेड लीडर्स गलत करते हैं, जो सिटीजन्स के लिए गलत काम है वो कर देते हैं, करप्शन इतना भरा हुआ है डेमोक्रेसी में, साथ ही के साथ जो सिटीजन्स हैं उनको करेक्ट नॉलेज नहीं है कि किसी को चूज़ करना चाहिए। हर एक को राइट टू वोट मिल जाता है डेमोक्रेसी में, कोई समझदार है उसको भी, जो नहीं ना समझ है उसको भी, तो वो गलत लीडर्स चूज़ कर लेते हैं। ये अगेंस्ट है डेमोक्रेसी की ये कुछ बातें, बट इसका आंसर भी हमें दे रखा है दैट डेमोक्रेसी एक मैजिकल सॉल्यूशन नहीं है। डेमोक्रेसी इज़ नॉट अ मैजिकल सॉल्यूशन। हाँ, डेमोक्रेसी ने पॉवर्टी ख़त्म नहीं करी, डेमोक्रेसी जो है गलत डिसीजंस कई बार लेती है। वाई? बिकॉज डेमोक्रेसी इज़ पीपल बाय द गवर्नमेंट, एंड जो ह्यूमन बींग्स तो गलती करते ही है ना, इंसानों से ही तो गलतियाँ होती हैं और उन्हीं गलतियों से हम सीखते हैं। तो और कई बार डिलेज भी होते हैं, जब इतने सारे लोगों को कंसिडर करना जब पड़ता है तो येस डिलेज भी होते हैं, बट बात ये है कि जो डेमोक्रेसी है इसके काफ़ी सारा नेगेटिव पॉइंट्स है, जैसे डिलेज हो रहा है, लीडरशिप चेंज होती है, तो कई बार कोई बिग डिसीजन, समझ करो एक गवर्नमेंट ने ये कहा था कि बड़ा सा डैम बनवाया जाएगा, 5 साल में डैम तो बना नहीं, अगली गवर्नमेंट आई उसने कहा छोड़ दो डैम को, बीच में छोड़ दो, तो डेवलपमेंट प्रोग्रेस रुक गया। ये भी होता है, बट हमें क्वेश्चन ये करना है कि डेमोक्रेसी आइडियल है, ये नहीं करना हमें कि डेमोक्रेसी बेस्ट है। हमारा क्वेश्चन ये नहीं है कि डेमोक्रेसी बेस्ट है, हमारा क्वेश्चन ये है कि डेमोक्रेसी दूसरों से बेटर है या नहीं। दूसरे मतलब कि क्या मोनार्की से बेटर है डेमोक्रेसी? तो तुम कहोगे यस, मोनार्की में तो बिल्कुल ही नहीं चलेगी सिटीजन की। क्या डिक्टेटरशिप से बेटर है डेमोक्रेसी? तब भी तुम कहोगे हाँ बेटर है। क्या ऑटोक्रेसी से बेटर है डेमोक्रेसी? तुम कहोगे हाँ उससे तो बेटर है। तो दिस इज द पॉइंट। यस, डेमोक्रेसी मैजिकल सॉल्यूशन नहीं है, बट फिर भी डेमोक्रेसी इन तीनों से बेटर है, दैट इज वाई वी प्रेफर डेमोक्रेसी। तो आंसर मिल गया वाई डेमोक्रेसी, वाई बिकॉज ये दूसरों से बेटर है, ये बेस्ट नहीं है बट ये दूसरों से बेटर है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी कि क्यों डेमोक्रेसी दूसरों से बेटर है। तो यहाँ पे चाइना का और इंडिया का फेमाइन केस बताया है और उसके बाद ये पॉइंट्स है, हम इस पॉइंट को समझ जाएंगे। नाउ हमें पढ़ना है आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी। तो इसमें सबसे पहले आपको चाइना का केस बता रखा है दैट चाइना में फेमाइन आई थी 1958 से 61 में। इंडिया में भी इस फेमाइन को सफ़र करा गया था, बट चाइना में जब ये फेमाइन आई तो वर्स्ट रिकॉर्ड जो है ये हमारे पूरे वर्ल्ड की फेमाइन का है। इस फेमाइन में चाइना के 3 करोड़ लोग मर गए थे एंड ये कहना है इकोनॉमिस्ट का दैट चाइना में भी आई थी फेमाइन, इंडिया में भी आई थी, बट इंडिया में इतने ज़्यादा लेवल पे नहीं आई एंड इंडिया में डेथ्स नहीं हुई। वाई? बिकॉज इंडिया डेमोक्रेसी थी और चाइना क्या थी आपको पता है, कम्युनिस्ट पार्टी ही वहाँ पे बहुत वो आप कह सकते हो सेंट्रलाइज तरीके से रूल कर रही है, वहाँ पे जो है कम्युनिस्ट पार्टी का ही दबदबा है। तो ऐसी सिचुएशन में जब इंडिया पे फेमाइन आई तो हमारे यहाँ पे इतने वर्स्ट इफेक्ट नहीं दिखे, बट चाइना में बहुत वर्स्ट इफेक्ट दिखे, बिकॉज चाइना में आप कह सकते हो एक नॉन डेमोक्रेटिक रूल था। वाई? बिकॉज सबसे पहली चीज़ तो ये थी कि देखो कि चाइना के अंदर जो है इकोनॉमिस्ट ने बोला डेमोक्रेसी नहीं थी, अब डेमोक्रेसी नहीं है, मल्टी पार्टी सिस्टम नहीं है चाइना में, कम्युनिस्ट पार्टी के जो लोग थे उनको क्रिटिसाइज़ करने वाला नहीं था। इंडिया में क्या हुआ, जब
फेमाइन आई तो लोगों ने इंडिया की गवर्नमेंट अगर काम नहीं करती फेमाइंस को जो है हटाने के लिए, लोगों को फूड राशंस नहीं पहुंचाती, तो बाकी अपोजिशन पार्टीज उस गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करती। इसलिए जो है इंडिया की गवर्नमेंट ने वर्क करा और इंडिया में फेमाइन का जो है इतनी ज़्यादा डेथ्स नहीं हुई। बट चाइना में क्या है, किसी ने क्रिटिसाइज ही नहीं करा कम्युनिस्ट पार्टी को और इतने सारे लोग मर गए। नेक्स्ट क्या हुआ, किसी प्रेस इसको अलाउड ही नहीं था कम्युनिस्ट पार्टी जो चाइना की थी उसके खिलाफ कुछ बोलने को। अगर मीडिया प्रेस बोली होती तो कम्युनिस्ट पार्टी कुछ काम करती और जो है इतने सारे लोग नहीं मरते। 3 करोड़ सिटीजन्स वर डाइड इन चाइनीज फेमाइन। तो ये हमें शो कर रहा है कि वाई डेमोक्रेसी इज बेटर। वाई? बिकॉज डेमोक्रेसी में जो है हमारे इलेक्टेड लीडर्स होते हैं वो अकाउंटेबल होते हैं सिटीजन्स को। तो फर्स्ट हमारा क्या होता है आर्ग्यूमेंट फॉर डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का डेमोक्रेसी बेटर है बिकॉज इट इज मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ। अकाउंटेबल से यहाँ पे मतलब ये है कि लोग जो कोई नीड्स को रिस्पॉन्ड करती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चल रही है किसी कंट्री में, लोग परेशानी में है, तो उस गवर्नमेंट को काम करना पड़ेगा, उसकी नीड्स जो है सिटीजन्स की उसको फुलफिल करना पड़ेगा। वाई? बिकॉज अगर फुलफिल नहीं की जाएगी तो अगले इलेक्शन में उसे वोट नहीं डालेंगे और वो नहीं जीतेगी। तो इसलिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें जो डेमोक्रेटिक लीडर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर हो गए कंट्री के, जितने भी लीडर्स हैं वो अकाउंटेबल है टू द सिटीजन्स। उन्हें लोगों के लिए नीड्स को फुलफिल करना पड़ेगा, जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आकर डिस्कस करना पड़ेगा। अगर वो फुलफिल नहीं करेंगे नीड्स को तो क्या होगा, अगले साल उन्हें वोट नहीं डालेंगे और उनकी सरकार नहीं बनेगी। अब वही कम्युनिस्ट पार्टी को क्या हुआ, कम्युनिस्ट पार्टी को तो पता था हर साल मेरी ही सरकार बननी है, मर रहे हैं लोग तो मरने दो, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। ठीक है, उन्होंने वर्क उस लेवल पे नहीं करा जिस लेवल पे करना चाहिए था और इंडिया में करा गया। ओके, तो फर्स्ट फीचर क्या हुआ, बिकॉज इट इज़ अ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। लोगों की जो नीड्स होती है सिटीजन्स की उसको फुलफिल करता है डेमोक्रेटिक लीडर और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। नेक्स्ट, डेमोक्रेसी इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन। तो ये तो ज़रूर है कि डेमोक्रेसी में जो है जो डिसीजन मेकिंग है बहुत डिले हो जाती है। बहुत सारे एक बिल को लॉ बनने में इतना टाइम लग जाता है, राज्यसभा में गई, लोकसभा में जैसे इंडिया में, और बाकी हर एक जगह पे भी जैसे अमेरिका में सेनेट, कांग्रेस, बहुत टाइम लगता है एक बिल को, एक किसी डिसीजन जो लिया गया उसको लॉ बनने में बहुत टाइम लगता है, बट एक क्वालिटी डिसीजन जो है वो निकल के आता है। नेक्स्ट, डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। पता है आपको, ऐसा बोला जाता है कि इंडिया में अगर डेमोक्रेसी नहीं होती तो इंडिया और छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है। जैसे कि हमारे यहाँ इतनी डाइवर्सिटी है, पंजाबी उनका कल्चर है, गुजरातीज़ का गुजराती कल्चर है, नीचे मराठी कल्चर है, एंड केरला का अलग कल्चर है। तो इतना डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट लैंग्वेजेस। अगर डेमोक्रेसी नहीं होती तो हम टूट टूट के अलग अलग देश बन चुके होते। एक अलग देश होता डिफरेंट नेम्स के, जैसे हमारी अलग अलग स्टेट्स है ना, उसकी जगह हर एक देश बन चुका होता। वाई? बिकॉज डेमोक्रेसी अगर नहीं होती तो बन जाता। बट हमारे डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर क्या है कि इट डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। हमारे यहाँ पे अगर कोई डिफरेंस कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है तो उसका सॉल्यूशन निकाला जाता है। जैसे कि रिसेंटली एक न्यू हमारी स्टेट बनी, दैट वाज तेलंगाना। जब डिफरेंसेस आए, लोगों के मन में कॉन्फ्लिक्ट्स आए, तो उनको उनका सॉल्यूशन दे दिया गया। तो इसलिए डेमोक्रेसी जो है डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स को जो है सॉल्यूशन निकालती है उनका। नेक्स्ट, डेमोक्रेसी इनहांसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स। यहाँ पे जो है डेमोक्रेसी में अमीर गरीब इक्वल होते हैं। अमीर के पास भी एक ही वोट है, गरीब के पास भी एक ही वोट है। पढ़े लिखे इंसान के पास भी वोटिंग का राइट होता है, बिना पढ़े लिखे इंसान के पास भी वोटिंग का राइट होता है। डिग्निटी ऑफ द सिटीजन सेम है। इवन कास्ट, कलर, क्रीड, जेंडर सब हटा देती है डेमोक्रेसी। जब वोट चाहिए होते हैं तो अमीर के दरवाजे पे भी आपको नॉक करना पड़ेगा और गरीब के दरवाजे पे भी आपको नॉक करना पड़ेगा। डिग्निटी प्रोवाइड करती है सिटीजन्स को। नेक्स्ट, डेमोक्रेसी अलाउज अस टू करेक्ट आवर ओन मिस्टेक। यस, डेमोक्रेसी पे भी बहुत मिस्टेक्स होती है। कई बार हम गलत लीडर्स को चूज कर लेते हैं, हमें लगता है काम करेंगे, वो नहीं करते। तो वी आर हैविंग 5 to 6 years, जब दोबारा होंगे तब हम उनको वोट नहीं देंगे, एंड जो है हम अपनी मिस्टेक्स से समझ के खुद को सुधार सकते हैं। दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये शॉर्ट फॉर्म में जो ये मैंने डेमोक्रेसी के क्या लिखी है, आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी, यानी कि प्लस पॉइंट्स ऑफ डेमोक्रेसी आपको लर्न करने हैं। एंड अब हम आते हैं अपने टॉपिक यानी कि चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे आ गया, ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। एंड ये जो टॉपिक है हमारे चैप्टर का, इट्स क्वाइट यू कैन से दैट बहुत कॉन्वर्जेशनल टाइप का है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे इंपॉर्टेंट है बेसिक डिफरेंस बिटवीन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी एंड डायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो जितनी भी कंट्रीज़ हैं आजकल हमारे यहाँ पूरे वर्ल्ड में, वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को जो है उन्होंने अडॉप्ट कर रखा है। तो मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी जो हर कंट्री में है वो है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जहाँ पे
पे जो मेजॉरिटी डिसीजन जो लिया जाता है ऑन द बिहाफ ऑफ पीपल लिया जाता है, यानी कि हमने अपने लीडर्स इलेक्ट करे, हमने अपने लीडर्स चुने और वो हमारा डिसीजन नहीं है। जस्ट लाइक अभी कुछ समय पहले क्लास 10th और 12th के जो बोर्ड एग्जाम है वो कैंसिल हुए थे बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस, ठीक है। तो वो डिसीजन किसने लिया? हमारे इलेक्टेड लीडर्स ने। कुछ लोग थे जो चाहते थे एग्जाम कैंसिल हो और कुछ ऐसी पॉपुलेशन भी थी जो चाहते थे नहीं हो, तो सबके अलग अलग अपने जो थे विचार थे, बट डिसीजन किसने लिया? हमारी इलेक्टेड गवर्नमेंट ने, जो उनको सही लगा ऑन द बेसिस ऑफ द सिचुएशन व्हाट वाज गोइंग ऑन। फाइनल डिसीजन किसने लिया था? हमारी इलेक्टेड गवर्नमेंट ने, ठीक है। तो ये होती है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है? अब डायरेक्ट डेमोक्रेसी वो डेमोक्रेसी होती है जिसमें हर एक इंसान की राय ली जाती है, यानी कि अगर कोई डिसीजन लेना है, चलो ये डिसीजन लिया बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो या नहीं हो, तो एक एक पेरेंट, एक एक सिटीजन, एक एक टीचर, एक एक जन से पूछा जाएगा हो या नहीं हो, एंड उसके बाद डिसीजन लिया जाएगा। तो दिस इज अ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। बट डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है उसको प्रैक्टिस करना पॉसिबल नहीं है। आप हर एक के घर जाके उनसे पूछ नहीं सकते हो, दिस इज नॉट पॉसिबल। और इतनी पॉपुलेशन वाली कंट्री इंडिया, इसमें तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में जो सिटीजन्स है उनके पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो सोचे बैठे कि ये हो या ये हो। नेक्स्ट जो है, अगर टाइम होता भी है तो कई बार सिटीजन्स इतने कुछ इतने इंटेलिजेंट नहीं है कि वो करेक्ट डिसीजन ले पाए। तो इसलिए हर कंट्री में, आज के देश में, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी वर्क करती है, जिसमें जिन लीडर्स को वी नो दैट दे कैन टेक बेस्ट डिसीजन फॉर अस, जिनको हमने वोट डाल के चुना है, वो हमारे करेक्ट डिसीजंस लेते हैं। ये होती है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इसमें जो है मेजॉरिटी ऑफ पीपल रूल थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ने हमारे लिए बेहतरीन डिसीजन लिया दैट द एग्जाम शुड नॉट बी कंडक्टेड बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन, बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस। तो हमारे लिए बेस्ट डिसीजन ही तो निकल के आया, तो हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करते हैं और वो हमारे लिए बेस्ट डिसीजंस लेते हैं। अब जो है नेक्स्ट आपको ये बता, डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का फर्क समझ में आ गया। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में तो जैसे तुम्हारी क्लास में चलती होगी डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जैसे मैम ने पूछा कि ये मॉनिटर बनेगा या ये मॉनिटर बनेगा, ए बनेगा या बी, तो तुम सबने कहा कि ए बनेगा, तो भैया ए बन गया। मैम ने पूछा कि 0 पीरियड के बाद 15 मिनट एक्स्ट्रा तुम्हें मिलने चाहिए या नहीं, तो कुछ बच्चे कह रहे हैं मिलने चाहिए, कुछ कह रहे नहीं मिलने चाहिए। अगर ज़्यादा ने बोला मिलने चाहिए तो वो डिसीजन एप्लीकेबल हो जाएगा। दिस इज़ अ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। बट डायरेक्ट डेमोक्रेसी बहुत छोटी पॉपुलेशन में पॉसिबल है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन हुई तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमें ये बता रखा है, डेमोक्रेसी एक ऐसा प्रिंसिपल है जो एनी स्फेयर ऑफ लाइफ में यूज़ हो सकता है। जैसे कि घरों में, फैमिली में, अगर एक फैमिली है जहाँ पे पेरेंट्स, फादर, ब्रदर, सिस्टर, सबके डिसीजन को इक्वल वैल्यू दी जा रही है, सबकी बातों को सुना जा रहा है और फिर कोई फाइनल डिसीजन लिया जा रहा है, उसे डेमोक्रेटिक फैमिली बोलेंगे। अगर कोई स्कूल है जिसमें टीचर है, हर एक बच्चे की बात सुन रही है, तो वो डेमोक्रेटिक क्लासरूम होगा। बट अगर टीचर जो है बच्चों को बोलने नहीं दे रही है, बस अपनी अपनी बात बता रही है, तो वो नॉन डेमोक्रेटिक क्लासरूम होगा। यू आर नॉट लिसनिंग टू द स्टूडेंट्स। तो ये डेमोक्रेसी वर्ड खाली गवर्नमेंट में नहीं, हर एक स्फेयर ऑफ लाइफ में जो है हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इवन फैमिली में, कहीं पे भी हम डेमोक्रेसी वर्ड जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो अब देखो, अब कुछ लोगों की नज़र में डेमोक्रेसी वो होगी एक ऐसी कंट्री जहाँ पे कोई हंगरी नहीं जाता है बेड पे, यानी कि जहाँ पे सब लोग जो है पेट भर के खाना खा के सोते हैं। कुछ लोग कहते हैं ये है रियल डेमोक्रेसी, जब कोई भूखा नहीं सोएगा वो रियल डेमोक्रेसी है। कुछ लोग कहते हैं रियल डेमोक्रेसी वो है जब सबके पास, कहते हैं कि डेमोक्रेसी वो डेमोक्रेसी होगी जिसमें राइट टू वोट ही नहीं मिलेगा, राइट टू वोट के साथ में राइट टू एजुकेशन भी मिलना चाहिए, कि हर किसी के पास एजुकेशन हो, राइट टू इन्फॉर्मेशन, जो चल रहा है कंट्री में सब कुछ पता हो लोगों को, और राइट टू बेसिक नीड्स हो, यानी कि रोटी, कपड़ा, मकान, वॉशरूम, हॉस्पिटल फैसिलिटी, ये सब कुछ लोगों के पास हो। ये हो गई डेमोक्रेसी। तो अगर हम इसके बेसिस वर्ल्ड की किसी भी कंट्री को हम रियल डेमोक्रेसी नहीं कह सकते हैं, बिकॉज हर कंट्री में कोई ना कोई फ्लॉ होता है, गरीबी भी है और कुछ लोगों के पास एजुकेशन नहीं भी है, तो फ्लॉज आर ऑलवेज देयर, ठीक है। बट जो है हमने ये पढ़ा इस चैप्टर में, डेमोक्रेसी सबसे बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। जब हमने बाकियों से कंपैरिजन करा, जैसे मोनार्की से और बाकी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से, तो डेमोक्रेसी सबसे बेस्ट ऑल्टरनेटिव हमारे लिए निकल के आया। एंड लास्ट हमें ये बता रखा है, ये जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी हमने पढ़ा है, इसको भी हमने बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा, मतलब कि हमने बस इसकी कुछ एस्पेक्ट्स को पढ़ा है। अगर इस टॉपिक को हम पढ़ते जाए तो इट्स अ लॉट टू स्टडी अबाउट। चैप्टर 3 जो है आपको, उसमें भी आप रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ोगे। तो विद दिस लेट्स
एंड दिस चैप्टर नाउ। एक चीज़ और बता रखे थे, डायरेक्ट डेमोक्रेसी पंचायती सिस्टम में जो है पॉसिबल हो जाती है जब स्मॉल सा एक गांव है या आपने देखा ना ग्राम पंचायत होती हैं कि जो गांव है वहीं पे सरपंच होते हैं और लोग जो है मिलकर डिसीजन ले लेते हैं। तो छोटी पॉपुलेशन में डायरेक्ट डेमोक्रेसी पॉसिबल है, बट फॉर अ बिग कंट्री डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज नॉट पॉसिबल। एंड बेस्ट फॉर्म हमारे पास कौन सी थी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो विद दिस गाइस करके हमने क्या समझा, हम डिफ्रेंशिएट करना समझ गए बिटवीन मोनार्की और एरिस्टोक्रेटिक गवर्नमेंट, बिटवीन डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अब हम समझ सकते हैं कि डेमोक्रेसी कौन सी गवर्नमेंट है जिसको हम डेमोक्रेसी कहेंगे। ये डिफ्रेंशिएट करना हमने सीख लिया। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट खाली गवर्नमेंट के वर्क करने से नहीं बनती है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तब बनेगी जब वी आर हैविंग एक्टिव सिटीजन्स, जिनको नॉलेज हो कि भाई ये इंसान सही है, इसको वोट देना चाहिए। ठीक है, अगर उसने कुछ गलतियां करी है तो नेक्स्ट 5 ईयर बाद आपके पास सुधारने का मौका है। डोंट गिव वोट टू दैट पर्सन। नेक्स्ट जो एलिजिबल कैंडिडेट है उसको वोट्स दो। यू कैन डू प्रोटेस्ट इफ यू आर फीलिंग समथिंग। तो जो डेमोक्रेसी है उसका कोर फीचर क्या है, एक्टिव सिटीजन्स। जब सिटीजन्स एक्टिव रहेंगे तो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स होगी, और जब डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स होगी तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पावर में आएगी। तो विद दिस गाइज आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। जो ये लास्ट टॉपिक था आपका, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, रिप्रेजेंटेटिव एंड डायरेक्ट डेमोक्रेसी। बाकी सब थोड़ा कॉन्वर्जेशनल लिखा हुआ है। तो विद दिस गाइज लेट्स एंड दिस चैप्टर। आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको क्या लर्न करना है, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। सबसे पहली चीज़, फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर इलेक्टेड सिटीजन्स के द्वारा जो इलेक्ट करे गए लोग हैं उनके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट, रियल चॉइस होनी चाहिए। जो प्रेजेंट पावर में है उनके पास भी फेयर चांस ऑफ लूजिंग होना चाहिए। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। एंड लास्ट, जो गवर्नमेंट है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स में वर्क करना चाहिए और सिटीजन्स के राइट्स को जो है कभी भी जो है छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, यानी कि फंडामेंटल राइट्स मिलने चाहिए। पाकिस्तान का केस याद रखना, चाइना का, मेक्सिको का, जिम्बाब्वे का, ये केसेस आपको याद रखने हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट क्या है, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी आपको याद रखना है। ये वाला जो टॉपिक था इसमें से क्या याद रखना है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी एंड डायरेक्ट डेमोक्रेसी। सो विद दिस लेट्स एंड दिस वीडियो। इस चैप्टर के MCQ क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो आप नीचे क्लास 9th SST की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। जो क्लास 9th SST की प्लेलिस्ट है उसमें आपको सारे SST के चैप्टर्स मिल जाएंगे और उन चैप्टर के नीचे ही आपको MCQ की वीडियोस मिलनी शुरू हो जाएंगी एक ही प्लेलिस्ट में। 9th SST, यू आर अ स्टूडेंट, यू आर वांट टू स्टडी 9th SST, तो आप प्लेलिस्ट खोलना, आपको पहले चैप्टर मिलेंगे, चैप्टर के नीचे MCQ मिलेंगे, फ्रेंच रेवोल्यूशन की MCQ क्वेश्चन, ऑल द MCQ क्वेश्चंस विल बी देयर ऑन माय चैनल। तो आप बस 9th SST सर्च करना, बाय सिमरन सानी प्लेलिस्ट देखना, या फिर कोई चैप्टर सर्च करते हो बाय आगे सिमरन सानी लगा देना। 50-50 MCQ क्वेश्चंस में एक वीडियो में कराती हूँ, किसी में 70 भी कराती हूँ, किसी में ज़्यादा भी। तो यू विल बी प्रिपेयर्ड फॉर योर टर्म 1 टर्म 2 एग्जाम्स, योर फाइनल एग्जाम्स फॉर क्लास 9th इफ यू विल बी स्टडिंग लाइक दिस। ओके, पहले पूरा चैप्टर पढ़ा, देन MCQs पढ़े। सिमिलरली आई हैव टीच इंग्लिश ऑल्सो, मैंने इंग्लिश भी पढ़ाई है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंग्लिश की प्लेलिस्ट भी एंड साइंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल्सो। सो विद दिस बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक ऑल माय स्टूडेंट्स, एंड नाउ आई मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड अगर आपको इस सबके नोट्स, यू कैन चेक आउट माय Instagram ID जहाँ पे मैं क्लास 9 का स्टडी मटेरियल अपलोड करती हूँ। तो विद दिस बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, एंड आई मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।